अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। सदर ममलकत ने आज सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और तवक्को है कि आज रात 12 बजे से इसमें जो भी इकदामात हैं, मैयर्स हैं, जिनसे 360 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेशन मैयर सामने आएंगे, उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ आपने बार बार सुना है कि इससे महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसका मकसद डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन बातें सबको मालूम है, सब यहाँ है, ये भी तस्लीम किया गया है कि IMF की शराइत के मुताबिक, IMF के साथ एग्रीमेंट के मुताबिक ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पार्लियामेंट से मंजूर किया गया है। इसमें सियासी शिकस्त भी नज़र आ रही है अपोजिशन की और हुकूमत की कामयाबी भी नज़र आ रही है। लेकिन हमने आज इस पर यह डिस्कस करना है कि आया इससे इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता था भी या इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना, इकानमी के बहुत अच्छे रहे हैं, इसके साथ हारून शरीफ भी हैं जो PTI की टीम का हिस्सा भी रहे हैं, इकानमिस्ट हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया, शहबाज आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज आप ही से आगाज़ करेंगे, आपने इस पर सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ भी की हैं। हुकूमत जो कहती है कि इसका मकसद सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, तो आया यही मकसद है या कोई और भी मकसद है? मेरे 2-3 सवालात हैं, इस पे शौकत तरीन साहब जवाब दे दें, डॉक्टर अशफाक साहब जो चेयरमैन है BR वो जवाब दे दें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जी ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या ये मिनी बजट है। आपका जो चीज़ है, बटर है, दही आप लेते हैं पैकेज, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 10% GST का रेट था, जो सदर साहब की दस्तखत के बाद अब 17% हो गया है। तो 10% पे डॉक्यूमेंटेशन क्या कम होती है जो 17% पे ज़्यादा होगी? एक मुझे इसका ये जवाब दे दें। ठीक है। दूसरा, अगर ये वाकई डॉक्यूमेंटेशन ही इसका मकसद है तो फिर FBR का जो टैक्स का हदफ था 5,829 अरब, उसको बढ़ाकर 6,179 अरब रुपये क्यों किया गया? 350 अरब का बजट आया और 350 अरब उसका टैक्स का हदफ बढ़ गया। तीसरा, इसका मेरा उनसे सवाल ये है, अगर इसका मकसद सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन ही है तो फिर जो अद्वियात के रॉ मटेरियल्स के ऊपर इन्होंने, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, इनपुट के ऊपर टैक्स लगा दिया है, तो फिर उसके आउटपुट के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाया? एडजस्टेबल है वो तो? नहीं, एडजस्टेबल तो होगा, लेकिन आपने तो वैल्यूएडिशन जो टैक्स होता है आपका, वैट की एक चेन है ना, इनपुट और आउटपुट होता है, पास ऑन होगा आप कहते हैं। वो तो देखें, वो कहानी, ये मेरे 3 से सवाल है, बता दें आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। वैट का तो मैं तो वैट की बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता बाकी क्या चीज़ होती है। अगर वैट के इनपुट के ऊपर टैक्स है तो आउटपुट के ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट्स अगर होगी तो ठीक है। अगर चौथी चीज़ ये कि अगर इनपुट के ऊपर आप 100 रुपया टैक्स देते हो, क्या आउटपुट के ऊपर 100 रुपया ही टैक्स वापस होता है या उसमें फिर कुछ एडजस्ट हो जाता है और बाद में आपको शायद 90-80 रुपये या कितने मिलते हैं? और पांचवी चीज़, अगर ये बात है कि FBR का जो आज तो नहीं, पिछले हफ्ते सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जब डिस्कशन हुई तो बात वहाँ पे ये हुई कि 7% से लेके 24% तक करप्शन रेट है FBR में रिफंड लेने का। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेंबर, ये सबको पता है, मेंबर सेनेट ने कहा, मुझे तो नहीं पता ठीक है या गलत है। तो अगर ये 7 से 24% रेट है रिफंड लेने का, तो जो 7 से 24% के बीच के अंदर वो रेट देगा अपना रिफंड वापस लेने के लिए, वो जेब से देगा या मेरे और आपसे लेगा? ये 4-5 सवाल है, इसका जवाब दे दें। आपको तो अल्टीमेटली वो जो है पास नहीं होगा। हारून साहब, शहबाज की बात आपने सुनी है, आप क्या समझते हैं हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये कि डॉक्यूमेंटेशन के इक़दामात हैं, ये वाकई डॉक्यूमेंटेशन है? शहबाज ने तो 5 वैलिड किस्म के क्वेश्चन पुट ऑन कर दिए हैं चेयरमैन FBR के पास भी और वज़ीर ख़जाना के ऊपर भी। तो आप क्या समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन ही इससे होगी? इसका जो हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर अनाउंस कर रही है डॉक्यूमेंटेशन के, इसको आड़ में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं? जी सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, शहबाज ने बहुत वैलिड सवालात रेज किए हैं, लेकिन अगर आप देखिए, मैं पहले एक बड़ी सूरत हाल पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। कोई भी हुकूमत, और पाकिस्तान में मिनी बजट कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम बजट को बार बार तब्दील करते हैं और ख़ास तौर पे कंज्यूमर्स की तरफ पास ऑन करते हैं बर्डन, तो लोगों का एतमाद जो है हुकूमत की बजट के बनाने की सलाहियत पर और उसको कंसिस्टेंट रखने पर, वो ख़त्म होता जाता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि कुछ माह के बाद एक और चीज़ आ जाएगी। और इसका एक बड़ा अहम चीज़ ये है, कंसिस्टेंसी ऑफ बजट जिन ममालिक में नहीं रहती, वहां पर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं लेते। देखिए ना, ये जो चीजें, एक तरफ तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है और लोगों के ऊपर है, हुकूमत जो भी कहे, हुकूमत का काम है, इस वक्त हुकूमत डिफेंसिव है, वो एक डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं। जबकि अगर मैं इनकी जगह होता
तो जो कि मैं नहीं हूं और लाइकली नॉट टू बी, लेकिन उसके अंदर मैं लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश करता कि इसका इम्पैक्ट कितना है, किस तबके पर है। जैसे वो कह रहे हैं कि 71 अरब रुपए का मेन इम्पैक्ट है और अमीर तबके पर ज्यादा है, हालांकि इसका दोनों पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस वक्त हमें रियलिज्म की तरफ जाने की जरूरत है, डिनायल से निकलने की जरूरत है। देखें, फैक्ट ये है कि मुल्क इस वक्त आईएमएफ के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है। आईएमएफ की जो स्टैंडर्ड रेसिपीज हैं उसको फॉलो करने के लिए हमारी मजबूरी है, हमने साइन किया हुआ है। तो इस वक्त ये बात करना कि हमारे बहुत से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं और आम आदमी की आमदन बढ़ रही है और उस पर नहीं आएगा, मेरे हिसाब से इससे एतमाद साजी नहीं बढ़ पाएगी। जो सवालात इन्होंने रेज किए हैं शहबाज साहब ने, देखिए उसके अंदर वजन है, क्योंकि जब आप रोजमर्रा के आइटम्स के ऊपर, बेकरी के ऊपर, सबके ऊपर जब आप बढ़ाते एग्जेम्पशन खत्म करेंगे तो वो पास ऑन तो कंज्यूमर को ही होगा। और सेकेंडली ये है कि आप सिग्नल ये दे रहे हैं कि इस वक्त हमारी फिस्कल पोजीशन क्योंकि मजबूत नहीं है और फंड का प्रेशर भी है, तो लोगों की एक परसेप्शन है कि हम अभी ग्रोथ की तरफ नहीं है, बेल्ट टाइटनिंग की तरफ है। तो ये हारून साहब ये बताएं कि इसका आपको पॉलिटिकल जो बैकलैश है वो किस तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम पहले ही जो है महंगाई से बड़े तंग थे और आपने उसका नतीजा भी देखा केपी के बल्दियाती इलेक्शन में और बाकी भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए। आप क्या समझते हैं, कोई बैकलैश आएगा पॉलिटिकल, और इसको मेजर किया इस हुकूमत ने इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल को लाने से कबल? जी, इसके आप अगर देखिए, जब भी कोई हुकूमत अपनी हुक्मरानी के आखिरी 1.5-2 साल में आती है तो आइडियल सिचुएशन उनके पास ये होती है कि महंगाई कम हो, उनके पास फिस्कल स्पेस हो ताकि वो पॉपुलिस्ट किस्म की प्रोजेक्ट्स कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत के पास ना तो फिस्कल स्पेस है क्योंकि हमारा डेट बर्डन इतना बढ़ गया है, ना ही अब उनके पास ये महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल कामयाबी हो पाई है, बल्कि खित्ते में हमारी महंगाई बाकी ममालिक से ज्यादा है और फूड इन्फ्लेशन तो खासी ज्यादा है। अब ये प्रेशर्स जो हैं सियासी तौर पे ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक मेरी वरी ये है कि हम हर मुआशी चीज को बहुत सख्त इंटेंस पॉलिटिकल डायलॉग में ले आते हैं। देखिए, कुछ चीजों के ऊपर टेक्निकल डायलॉग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज को सियासी पहलू दे दिया जाए और उसको आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर तो इस मुल्क के अंदर किसी तरह की रिफॉर्म की स्पेस और कम हो जाएगी। शहबाज, ये हारून साहब ने जो बात की है बड़ी मानी भी रखती है कि जब आप इस किस्म के डिसीजन करते हैं तो आपको एतमाद में लेना पड़ता है, आवाम को भी एतमाद में लेना पड़ता है, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी लेना पड़ता है। आप खुद ये आप उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन ये बिल पास हुआ या पेश हुआ, आपने सूरत हाल देखी है। और पीटीआई की बदकिस्मती है कि वो जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो अपोनेंट हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुल्क तो उनका भी है, हुकूमत का भी है, बाकी लोगों का भी है। जब तक आप एतमाद में लेके अगर फैसले करेंगे उसका इम्पैक्ट बेहतर नहीं होगा। सनाउल्लाह खान साहब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर किसी ने इस बिल को सपोर्ट किया है, इस बजट को हकीकी मानों में, तो वो अपोजिशन है। आइन के तहत अपोजिशन के सेनेट के पास 17 दिन होते हैं, 14 दिन होते हैं आइन के तहत, कि 14 दिन के अंदर जो सेनेट ने अपनी जो सिफारिशात हैं वो नेशनल असम्बली को देना होती हैं। और ये जो बिल था सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ था 4 जनवरी को, तो सेनेट ने, जिसको कंट्रोल अपोजिशन करती है, उसने 14 दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। उसने 5 जनवरी को मीटिंग कॉल की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, और उसने 10 या 11 जनवरी को वो हैंड ओवर कर दिया और 13 जनवरी को हुकूमत ने पास कर दिया। तो आइनी तौर पर अगर अपोजिशन इसको रोकना भी चाहती तो 17 जनवरी तक रोक सकती थी। तो ये अपोजिशन इस वक्त सियासत कर रही है और अपोजिशन को इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना ही रहना है, जिसकी भी हुकूमत हो। तो ये जो ढोल है, ये पीटीआई की हुकूमत पीटे, हम क्यों आगे इक़्तिदार में पीटे, जब अगर हमारी बारी आ जाती है तो हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं जो हकीकी मानों में सियासत
और आवाम के लिए काम कोई भी नहीं कर रहा। अवाम मुल्क के फ़ायदे के लिए कभी आपको ऐसे कड़वे फैसले भी करना पड़ते हैं जो कि अपेरेंटली आवाम के फेवर में नज़र नहीं आते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उन फैसलों की ज़रूरत होती है और हुकूमत को वो फैसले करने चाहिए। ये हमारा काम नहीं उनको बताना कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो चॉइस होती है ना, आपकी पॉलिसी, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आपके पास पॉलिसी चॉइसेस होती हैं। हुकूमत ने इस बजट में क्या किया है? हुकूमत ने इस बजट में ये किया है कि हर तरह का जो तबका है, जिस तरह हारून शरीफ साहब फरमा रहे थे, हर तरह के तबके के ऊपर टैक्स लगा है। अमीर, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल, अमीर, गरीब तरीन, सब के ऊपर लगा है। लेकिन पाकिस्तान के 2 खानदानों को फ़ायदा दिया गया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर, उसके डिविडेंड के ऊपर 15%। ये कौन है? मुझे नहीं पता, वो बिल पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वो आपने स्टोरी भी की है, वो मैं तो बात करता हूँ कि जो कानून के अंदर है। कानून के अंदर 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं और इसी कानून के अंदर इनकम टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, जो अगर किसी के पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और वो जो रीट है उसको ओन करता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो काम होगा, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, जो शेयर ट्रांसफर होगी, उसके ऊपर जो 15% जो डिविडेंड टैक्स था वो माफ कर दिया गया। अगर कोई ये कहता है कि ये पहले भी इसके ऊपर छूट थी, इम्पैक्ट था, पहले भी छूट थी। देखिए, अगर 1 रुपए का भी इम्पैक्ट है मुझे नहीं पता। आपने फैसला एक असूली करना होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं। जब आप मेरी ब्रेड के ऊपर, मेरी रोटी के ऊपर, मेरे रस के ऊपर जो मैं खाता हूं, उसके ऊपर भी 17% मेरे से टैक्स लोगे, जो आप लेने लगे हो कल से, तो फिर एक शख्स को, एक खानदान को या 2 खानदानों को आप कैसे 1 रुपए का भी बेनिफिट दे सकते हो? वो भी पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में शुमार जिनका होता है। तो जो मैसेज गया है वो बहुत गलत गया। दूसरा इस मैसेज जो गलत गया, जो कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया, कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मकसद नहीं है। वो इस तरीके से कि वो तमाम शॉप्स, बेकरी, रेस्टोरेंट्स जो कि पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम के जरिए इंटीग्रेटेड है विद FBR, उनके ऊपर अगर ये, उनकी बेकरी के ऊपर ये चीज़ें बिकेंगी, ब्रेड बिकेगी, बन बिकेगा, बाकी चीज़ें बिकेंगी जिसके ऊपर 17% लगा है, तो वो टैक्स देगा। और वो शॉप जो उसके बिल्कुल बराबर में उसकी आगे वाली शॉप होगी, 2 ही शॉप्स एक जगह पे, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल FBR का नहीं लगा, तो उसकी ये ब्रेड जो वो फरोख्त करेगा उसके ऊपर 17% GST नहीं होगा। ये कैसा कानून है? ये कैसी डॉक्यूमेंटेशन है? तो मेरा ख्याल है कौम के साथ मजाक मत करें, हकीकत पे अपनाएं, और अगर किसी को कोई वजारत मिली है, किसी को कोई ओहदा मिला है, तो पढ़ के कम से कम काम कर लिया करें, ताकि इस तरह की बात करके एम्बैरस ना हो। IMF की मर्जी के बगैर तो ये चीज़ें नहीं हो सकती ना, पहले पढ़ के ही उनसे डिस्कस करके ये चीज़ें क्या गई हैं। आप चेक कर लें, वज़ीर ख़जाना ने इसके ऊपर पहली प्रेजेंटेशन कब ली थी। ठीक है हारून साहब, ये तो बड़ी डिफरेंट बात बता रहे हैं, खासकर अपोजिशन के हवाले से सेनेट की कमेटी की जो सूरत हाल बता रहे हैं। 2 ऑप्शन है इसमें, या तो अपोजिशन को एतमाद में लिया गया है, या अपोजिशन नहीं चाहती कि इस वक्त वो इक़्तिदार में आए। जो इक्तिसादी और माशी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, खासकर जो हमने अदायगियाँ करनी है और जो हमारी इम्पोर्ट का हाल है, करंट अकाउंट डेफिसिट तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान निकल जाता है, इस वक्त निकल जाता और ये आपका सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल ना आता, तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जानी थी? जी देखें, अपोजिशन जो है उनके लिए IMF प्रोग्राम कोई नई चीज नहीं है, बल्कि शायद उनकी समझ बहुत से करंट टीम के लोगों से ज्यादा है, तजर्बा भी है। इस वक्त सियासी तौर पे अपोजिशन को फायदा है कि हुकूमत की कॉन्ट्रैक्शन की, फंड की पॉलिसी चलती रहे और वो पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, बिकॉज उस पर उनको पॉपुलिज्म में हेल्प मिलती है। उनको ये भी पता है कि IMF प्रोग्राम से हमारी सारी मल्टीलैटरल लैंडिंग जुड़ी हुई है। तो ये कहना कि अपोजिशन को समझ नहीं है, उनको है, और इस वक्त जो है एक पॉलिटिकल पावर प्ले के अंदर इसको खेला जा रहा है। मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि ये कुछ इश्यूज जो हैं स्ट्रक्चरल नेचर के हैं, और ये हुकूमत को देखना चाहिए कि जो सेल्स टैक्स का शेड्यूल 6 है उसके अंदर बहुत सारी और एग्जेम्पशंस भी थी, लेकिन यही वाली क्यों पिक की गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस IMF माइक्रो लेवल पर पिक नहीं करता है, ये हम उनको निगोशिएशंस में ऑफर करते हैं कि हम ये हटा देंगे, क्योंकि उनका मकसद तो एक डिस्टॉर्शन को खत्म करना है, यूनिफॉर्म सेल्स टैक्स लाना है, और ओवरऑल उनकी तवज्जो तो हमारी बजट डेफिसिट पे है। देखिए ना, IMF कहता है कि आइडियल बजट डेफिसिट 4 से 5% GDP का होना चाहिए। हमारी टैक्स टू GDP रेशो 5% बढ़नी चाहिए। अब ये हमारे ऊपर है, हमारी निगोशिएशंस पर और हमारे पॉलिसी मेजर्स पर, कि हम उनको कहां कन्विंस कर सकते हैं कि जी इस तरीके से हो जाएगा।
जब हम नहीं कर पाते तो ट्रांच लेने के लिए फिर प्रायर एक्शन में प्रेशर आता है। मेरी सिंसियरली वरी जो लग रही है मुझे इस वक्त वो ये है कि अगले दिनों में ये प्रेशर बढ़ेगा कि हम ये सब कुछ कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मईशत जो है वो 4% के लगभग रहेगी और जो हमारी टैक्स कलेक्शन के ऊपर प्रेशर आता रहेगा। उससे होगा ये कि शायद ये आईएमएफ का प्रोग्राम, और हमने बहुत से प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किए, और आईएमएफ को जब नई हुकूमत आए तो एक रिवाइज्ड प्रोग्राम करना पड़े। आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट रिव्यू आ गया तो मजीद भी कड़ी शराइत आ सकती है पाकिस्तान पर? जी देखिए, कड़ी शराइत दो वजूहात से आती है। एक तो आती है कि जब आप जेन्युइनली टेक्निकल कंप्लायंस प्रायर एक्शंस की नहीं कर पा रहे होते। दूसरा, आप देखिए बहुत सी कड़ी शराइत ऑलरेडी दूसरी तरफ से भी आ गई हैं। अब आपकी जो मजीद लोकल बोरोइंग है वो कमर्शियल बैंक्स पे डिपेंडेंट हो गई है। स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी लाइन दे दी है कि हमारा जो शरह सूद है वो इन्फ्लेशन की शरह से ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास कर्जों का बोझ ज्यादा है और कर्जे हम लेते हैं हुकूमत चलाने के लिए, ना कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए। जब हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो पीएसडीपी है वो उस लेवल का नहीं कर पाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, वहीं रहेगी स्ट्रेट लाइन पर। एंड मैं दुआ करता हूं कि स्ट्रेट लाइन पर ही रहे। प्रेशर्स जब एक हुकूमत इलेक्शन की तरफ होती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है शहबाज, अब तो ये साइन भी हो गए हैं, बाकी भी चीज़ें हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह हारून साहब भी कह रहे थे कि मज़ीद सख्ती हो सकती है, आप क्या समझते हैं प्रायर एक्शन मुकम्मल हो गए और अब आईएमएफ बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कोई इशू नहीं होगा पाकिस्तान की किस्त के हवाले से, पाकिस्तान के रिव्यू के हवाले? नहीं, अभी तो प्रायर एक्शन मुकम्मल नहीं हुए। अभी तो स्टेट बैंक का जो बिल है उसको सेनेट में पास करना है। ठीक है। और शौकत अली साहब फरमा रहे हैं कि 28 और 31 जनवरी की जो डेट है टेंटेटिव, आप देखते हैं कि ये जो हफ्ता अगला शुरू होने वाला है वीक, इसके अंदर सेनेट अगेन कोऑपरेट करता है हुकूमत के साथ या नहीं, और हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल वापस कर देता है। आईनी तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 माह है किसी भी बिल की इंट्रोडक्शन के बाद उसके ऊपर अपनी राय देने के, या उसको पास या रिजेक्ट। दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और दोबारा से फिर उधर आएगा। तो क्या इसमें क्या मसला है? वो स्टैंडिंग कमेटी में जिस दिन इंट्रोड्यूस होगा उससे अगले दिन जिस दिन सेनेट में इंट्रोड्यूस होगा उससे अगले दिन स्टैंडिंग कमेटी में चलेगा। 1-2 दिन में हफ्ता लगा लेंगे, मुझे नहीं पता। अगर तो ये रवैया रहा जो इनका भी है हुकूमत के साथ, जिस तरह अपोजिशन ताउन कर रही है, फिर तो हफ्ते 10 दिन की गेम है। मतलब आप समझते हैं कि ये सारा कुछ अपोजिशन के ऊपर है कि वो इनको स्पेस दे रही है और इस स्पेस के तहत ये स्टेट बैंक का कानून भी पास हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पास हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट है अभी मिनी बजट में जिस तरह अपोजिशन ने ताउन किया हुकूमत के साथ, अगर यह ताउन जारी रहा तो पास हो जाएगा, नहीं ताउन ये वाला जारी रहता तो फिर ये बिल जो है ये मिड ऑफ अप्रैल से पहले पास नहीं हो सकता। तो आपको कोई चांस नजर आ रहा है कि अपोजिशन कोई अलहदा स्टांस ले सकती है? क्योंकि अपोजिशन में अभी स्टेट तक जान बैंक तो के नहीं जो है। बिल है उस पर काफी सख्त मौक़िफ़ है अपोजिशन का तमाम जमात। नहीं, इस पे तो इसाक डार साहब, उनसे मेरी दफ़ा बात हुई, वो फरमा रहे थे कि मैं जिस दिन इक़्तिदार में वापस आया मैं तो इसको वापस ले लूँगा। और वो तो छोड़े, शायद खाकान अब्बासी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस उस दिन कहा है जुमेरात वाले दिन कि PMLN की जो गवर्नमेंट है इसको वापस ले लेगी। वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं इसे आगे देख रहा हूँ। ये तो उनकी स्टेटमेंट है, मैंने उसका जो नोट है वो लगा लिया है कि कब ये इक़्तिदार में आएंगे। जब भी आते हैं तो इनसे पहला सवाल ही हमने ये पूछना है। लेकिन असल बात ये है, आइनी तौर पर इस वक्त सेनेट के पास 3 माह है कि वो 3 जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, अगर सुबह इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है, तो 16 अप्रैल तक इनके पास ब्रेक का वक्त हुआ है। एक छोटे से नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब इस वक्फे के दौरान एक शख्स का हमें कराची से कॉल भी आई है और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने जो अपने तकरीर में कहा था कि लैपटॉप पर, डबल रोटी पर और कई चीज़ों का बताया कि वो विड्रा कर लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब से चंद मिनट कबल SRO जो FBR ने जारी किए हैं सदर ममलकत के साइन के बाद, उन तमाम में ये चीज़ें शामिल हैं। लैपटॉप पर भी टैक्स लगा दिया गया और बाकी चीज़ों पर, क्योंकि जो IMF से इनका एग्रीमेंट था उसके मुताबिक कोई चीज़ इन्होंने विड्रा नहीं की। लेकिन इससे पहले हमारे साथ इशफाक तौला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, टैक्स एक्सपर्ट है। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब, आपके जो इदारे हैं उन्होंने उस पर पूरा एक रिव्यू भी जारी किया था, मैंने वो पढ़ा भी है।
सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के हवाले से आप क्या देखते हैं, ख़ासकर जो टैक्स के हवाले से इकदाम आए हैं? हम शहबाज से भी पूछ रहे थे, हारून साहब से भी, कि आया कि इसका मकसद सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है या रेवेन्यू जनरेशन भी, और इससे ओवरऑल आप क्या समझते हैं हमारी जो इंडस्ट्री और बिजनेस है उस पर क्या इफेक्ट आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना भाई देखिए, बात यह है कि अगर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता तो फिर मैं तखमीना नहीं देता कि 373 अरब आएंगे और 280 अरब। तो इसका मतलब है रेवेन्यू जनरेशन इज नेम ऑफ द गेम। और 280 अरब भी जो जाने वाले हैं, इसमें से 110 अरब तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, और बाकी भी जो 120 बिलियन का उन्होंने कहा था जो मशीनरी के ऊपर है, वो भी मेरा ख्याल है वो मिलेगा 3-4 साल बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि कहानी तो सिर्फ यही है कि आप रेवेन्यू जनरेट करें, और इसमें कोई मुजायका नहीं है। मगर एग्जेम्पशन टोटल 750 बिलियन की है, और उसमें से अभी इन्होंने 370 बिलियन की इन्होंने एग्जेम्पशन विड्रॉ किए हैं। तो बाकी अभी मेरा ख्याल है बजट में करेंगे, और उस वक्त फिर हम देखते हैं कि कौन सी रहती है और फिर कितना इम्पैक्ट आता है। मगर ये कह देना कि 2 बिलियन रुपीस का सिर्फ इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, मैं ये समझता हूँ मेरा ख्याल है ये प्लॉजिबल नहीं है, ना मैं इसको मान सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ इस हद तक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल करना है या सेल्स टैक्स इनवॉइस देनी है, मगर ये वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि जिनकी अदरवाइज आपके पास सारी होती है। अब जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे हमारे, उनके ऊपर भी इन्होंने ये विड्रॉल कर दी है, टैक्स एग्जेम्पशन जो थी वो विड्रॉ कर दी है, और बिल्कुल उसका जो है ना रिफंड देंगे। मगर आप मुझे बताएं कि जब उनका अपना लॉ ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस वो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो पाकिस्तान की टेरिटरी काउंट नहीं किया जा सकता फॉर टैक्सेशन पर्पज। बिल्कुल सही। तो जब वो नहीं होता और अब जब आप लगाएंगे तो आप प्रिविलेज लिटिगेशन का खुद, ये चीजें काफी ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से करनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है, मगर अब ये मेरा ख्याल है तरीन साहब भी बेचारे मजबूर हैं। देखे ना, उन्होंने आके एक इंटरव्यू दिया था जब आने से पहले, एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि जी ये बिल्कुल इन्होंने बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन कर दिया और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से उन्होंने कहा फिस्कल डेफिसिट मेरा बढ़ रहा है, और डिवैल्यूएशन की वजह से उन्होंने कहा इन्फ्लेशन आ रहा है। तो वो दोनों चीजें सही थी, मगर आप देखें वो बेचारे उस पर अपनी जो बात थी उस पर अमलदारी नहीं करवा सकते, ना अमल दरामद करवा सकते हैं। वजह यही बनी है कि बिकॉज जो IMF से जिस तरीके से हमने मुआहिदा किया है, मेरा ख्याल है, मैं अपने जाती राय है मेरी, राना साहब इसमें काफी चीजें देखते रहते हैं, और राना साहब को अगर शायद याद भी होगा कि पिछले नेगोशिएशन के अंदर जो पिछला प्रोग्राम था इससे, उसके नेगोशिएशन में टोटल हमने ड्यूरिंग द टेन्योर 17 वेवर्स हमने लिए थे। और वो वेवर लेने की वजह ये थी कि जो नेगोशिएटर्स थे वो इतने मजबूत थे कि उनको इन एंड आउट पता था, और जब वो इन एंड आउट पता रख के जब जाते थे नेगोशिएशन करने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि वो इतनी हमने आर्टिकुलेट किया हुआ था उन चीजों को, और एंड में यहाँ तक हमने किया कि 2015 में जाके IMF से एक एमनेस्टी भी अप्रूव करवा दी थी अनऑफिशियली ट्रेडर वाली। नहीं, मगर यहाँ तो लग रहा है कि एमेच्योर टीम है। सॉरी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप टीम की बात कर रहे हैं कि टीम बड़ी मजबूत थी, लेकिन जो बातें आ रही हैं, एक तो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तान का किस किस्म का है इस वक्त, और इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि जी टेलीफोन कॉल भी नहीं आ रही, तो फिर ये मसाइल उधर से भी तो हो सकते हैं ना। नहीं सर, वो तो देखिए मेरी बात सुनो, उसमें मैं वैसे कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा पढ़ के, आपने देखिए डिप्लोमेसी के कुछ तकाजे होते, अगर मैं उन तकाजों को रहते हुए काम करूं तो मेरा ख्याल है फिर ये पोजीशन नहीं आती। आप यू हैव टू परसीव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एडवर्सिटी। तो हमारे यहाँ ये था कि वो एक इंटरव्यू में जो एब्सोल्युटली नॉट जो था वो मेरा ख्याल है माइंड कर गए, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपकी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा है कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मैं समझता हूँ कि एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी थी, और इसमें मैं लिख चुका हूँ, काफी बम्पी राइट्स के नाम से भी लिखे हैं मैंने उसमें भी लिखा है सर्वाइविंग विदाउट IMF। तो उसमें हम लिखते हैं कि किस तरीके से इनको अचीव किया जा सकता है, मगर अचीव करने की कुछ तरीके होते हैं, और कुछ एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिस तरीके से आप अचीव कर सकते। आप CPEC पे आए, CPEC शुरू किया, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई, आप उसको छोड़ के भागे, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड। जब आप कह रहे हैं कि जी हम एक स्टैंड लेंगे इकोनॉमी के ऊपर, हमें पूरी दस्तरस रखनी है, तो उस दस्तरस को रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके मफाद में है। आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन आज बहुत अच्छी है,
आप इस वक्त वाकई एक इस सिचुएशन में हो कि हर दुनिया का पावरफुल कंट्री आपको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार है। आप समझते हैं क्या $45 बिलियन चीन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है? जी नहीं, वो सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की वजह से वो आपके साथ ग्वादर में। पाकिस्तान बेसिकली अभी तक डिसाइड नहीं कर सका कि वो कहाँ खड़ा है। आपके क्या तो ये आप बोले ना, इनडिसाइसिवनेस जो आपकी है ना, इट इज पेइंग यू, इसकी आप प्राइस पे कर रहे हैं। आप ये ना कहें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि हम उसकी प्राइस पे करें, वो तो आपके फेवर में जानी चाहिए। ठीक है, कोविड आपके फेवर में गया है। ठीक है इशफाक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम हारून साहब से भी पूछते हैं। हारून साहब, ये सना भाई अगर आपकी इजाजत हो तो नमाज का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा, अगर आपकी इजाजत। सर फिर एक सवाल का जवाब और दे दें जो मैंने पूछा था आपसे पहले भी, कि आप क्या समझते हैं ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है 360-370 अरब के टैक्स मुहैया है, इसकी आपकी इंडस्ट्री पे और आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट पे कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी भी टैक्स इम्पोज करते हैं तो नहीं आता। ये जरूर बात है कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन करते हैं तो कंपटीशन हेल्दी रहता है। अगर अक्रॉस द बोर्ड आप टैक्सेशन नहीं करेंगे और गिनी पिक आप करेंगे तो मेरा ख्याल है इसके इम्पैक्ट नेगेटिव आएंगे। इन्फ्लेशन पे इसके काफी इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं समझता, अब हम बैठे हुए हैं, जो एक दावा है कि जी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंप्रूव होगी, 3 महीने के अंदर हमें सब पता चल जाएगा कि कितनी इंप्रूव। मकसद यही था जब IMF ने इनको कहा है कि जी आप अपनी एग्जाम्पशन विड्रॉ करें और आपका जो सिस्टम फ्रैक्चर्ड है उसको आप सही करें, तो अब वो ठीक करने में जाहिर बात है आपको पिंच तो फील होगी, मगर ये कह देना कि नहीं जी इससे इन्फ्लेशन नहीं होगी, इससे बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा, इससे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, मैं नहीं समझता हूँ उसको मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है इशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। हारून साहब, आपने सुना, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये बता दें कि ओवरऑल जो है इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, जिस तरह मैंने इशफाक साहब से भी पूछा, नेगेटिव सेंस में आपके इंडस्ट्री पे, आपके एनवायरनमेंट पे। दूसरा जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, कि आपको डिसीजन करने के लिए अभी तक आप तैयार नहीं हैं कि आप किधर खड़े हैं, आप चाइना के साथ खड़े हैं या US के साथ खड़े हैं। तो ये 2 ब्लॉक भी हैं। ये भी इशफाक साहब का कहना था कि चाइना के लिए इतना मसला नहीं है इतने डॉलर्स का अरेंजमेंट के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डिसीजन कोई नहीं कर सका है। साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पास इस IMF के हवाला ऑप्शन क्या था, इसके अलावा कोई ऑप्शन था पाकिस्तान के पास? जी सना साहब, ये बड़े अहम नुकात हैं और इसके ऊपर हम सबको असल में हमें गुफ्तगू इन चीजों पे करनी चाहिए। देखिए, जो टैक्सेशन के मय्यज हैं उसके ऊपर बेइंतहा बात हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक हमें अपने पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल रवैयों को देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जून के बजट में हमें दोबारा से एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं थी। हमने एक इतना फील गुड का फैक्टर दिया कि हर वजीर ने, जिनका ताल्लुक होता है या नहीं होता है, उन्होंने भी कहा कि जी मुल्क जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चल पड़ा है। अब हमने सब जो है ना कंडीशन स्टेबलाइजेशन की मुकम्मल कर ली है। हालांकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी कोविड के बाद, हमने ऑलमोस्ट वी शेप 4% पे आ गए थे। वही चीजें बैकफायर करना शुरू हो गई हैं जो कि हमारा हर साइकिल में मुल्क के साथ होता है। तो एक तो रवैये पे मेरा ये कमेंट है कि लोगों को एतमाद में लेने के लिए हमें जो है सही बात को कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरी बात जो है, अब जो मेरी वक्त कि जो हमारा एक्सपेंडिचर की कोई बात कर रहा है, देखिए ना, ये टैक्स रेवेन्यू जो आएगा ये खर्चे में जाएगा। अब खर्चे को कम करने के लिए अगर आप रवैया देखें तो अभी भी ब्रिक एंड मॉर्टर है, नई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, सड़कों के इफ्तिताह किए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है हमें ये कुछ कट करके लोगों को देना चाहिए। हम कोई स्टेट और एंटरप्राइज के अंदर रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं। हारून साहब, वक्फे का एक ब्रेक हो रहा है। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम शहबाज राना की तरफ भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अल्टरनेट हमारे पास था क्या IMF के अलावा जाने का, क्योंकि हमें अदायगियां भी बहुत करनी है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक।
नाजरीन, शहबाज जो हुकूमत कहती है, लेकिन हुकूमत के पास हम तनकीद भी करते हैं, आप भी करते हैं IMF के सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के हवाले से, तो आप बताएं इनके पास, हुकूमत के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई था या इसके अलावा कोई नहीं था? क्योंकि कहते हैं 26 से 27 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, आपकी इंपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ रही है, FDI भी कोई नहीं है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही है, एक्चुअल टर्म में तो नेगेटिव में जा रही हैं, तो क्या ऑप्शन था हुकूमत के पास IMF के अलावा? हुकूमत के पास टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर्स वाली साइड पे दो ऑप्शंस थे, बाकी एक्सपोर्ट्स का तो हम छोड़ देते हैं ना अभी फर्दर टाइम में। टैक्सेशन वाली साइड पे इनके पास ऑप्शन ये थी कि इनकम टैक्स का सेकंड शेड्यूल है जिसके अंदर बेतहाशा इनकम टैक्स की एग्जाम्पशंस जो है वो दी गई, आप वो वापस लेते, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती, रिग्रेसिव नहीं होती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की है वो चले वो सिंबॉलिक है, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी वापस लें। आर्मी की हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैं, गवर्नमेंट ने अपनी तो ले ली थी, वो तो वापस कर दी थी इसाक डार साहब के टाइम पे, वो खत्म हो गई थी। दूसरा, उसके अंदर जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो अरबों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं पाकिस्तान से और जीरो टैक्स देते हैं, तो आप इनकम टैक्स की एग्जम्पशन वापस ले लेते अगर वाकई ही आपको IMF का दबाव था। एक्सपेंडिचर्स वाली साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन ये थी कि सियासी बुनियादों पर जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो कि सूबाई मामलात हैं, वो तमाम मंसूबे जो सियासी बुनियादों पर सूबों में शुरू किए जाते हैं और आइन के तहत वो सूबाई मामलात हैं, वो तमाम मंसूबे बंद किए जाते हैं। उनको जो ग्रांट्स दी जाती हैं, करंट एक्सपेंडिचर्स की भी कुछ ग्रांट्स उनको जाती हैं, वो बंद की जाती हैं, जो आइन के जो उसके है आपकी उसके जो आइन के अंदर जो उनकी लिमिट नहीं है उससे बाहर है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन थी इसके अंदर। शहबाज साहब, टाइम हमारे पास कम है, हारून साहब के पास भी हमने जाना है। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, ऑप्शन था कोई हुकूमत के पास इसके अलावा? जी, बिजनेस एज यूजुअल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, ये जरूर ऑप्शन था कि हम IMF के पास किस शर्त पे जाते हैं और क्या रिफॉर्म लाते हैं कि इस प्रोग्राम से हम निकल पाए प्रॉपरली। लेकिन क्योंकि हम बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं तो इसलिए हम प्रोग्राम में मजीद फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ना हम जियोपॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारे पास ऑप्शन था। हमने इस मसले को फ्रेंडली कंट्रीज से पैसा लेके अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रिलेशन पर हल करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से वो एक गलत फैसला था। हमें इकोनॉमिक मसाइल को इकोनॉमिक तरीके से डील करना चाहिए। मैं 1 साल CPEC में चीन को के साथ लीड करता रहा हूं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। देखिए, चीन हो या कोई भी हो, 45 अरब या 50 अरब डॉलर वो आपको इकोनॉमिक टर्म्स पे देगा। अभी भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान कि हम ईदर और की पोजीशन में आए। हम एक मुश्किल ट्रांजिशन में हैं जहां हमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डिप्लोमेसी को बैलेंस करना है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि जी चीन सारे मसाइल हल कर देगा, इस तरह नहीं होगा। हमें रिफॉर्म्स इंटरनली लानी पड़ेंगी, अपने रवैये बदलने पड़ेंगे और एक्सपेंडिचर पैटर्न भी बदलने पड़ेंगे, टैक्सेशन भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम वहां आ गए हैं जहां मजीद कर्जा लेने की गुंजाइश बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।